हेलो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण रहे वह देखे थे और कुछ घटनाक्रम पे हमने चर्चा की थी, जिसमें यह देखा था कि 3 जून से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 3 जून से नीमच में शुरुआत होती है, उसके बाद 14 जून को ग्वालियर में होती है क्रांति, 20 जून तक आते आते शिवपुरी और 1 जुलाई को सागर और इंदौर में 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि कुछ जगहों पर किसने क्या नेतृत्व किया, जैसे कि मंदसौर में क्या हुआ था। मंदसौर में जो शहजादा हुमायूं है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया था और वहां पर आकर के उन्होंने शासन प्रारंभ कर दिया था। आज हम ये देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो 1857 की क्रांति रही मध्य प्रदेश में, वो किस तरह से उसका विस्तार हुआ। एक एक चीज छोटी छोटी, इसको थोड़ा गहराई में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक है और ये टॉपिक इस टॉपिक को लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, इसीलिए थोड़ा गहराई में इसको हम समझते हैं। चलिए आज हम देखते हैं, सबसे पहले जो है वो देखते हैं ग्वालियर में 1857 की क्रांति किस तरह हुई। शुरुआत करते हैं ग्वालियर में 1857 की क्रांति। देखिए, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है आप लोगों को पता है बुंदेलखंड में आता है, तो बुंदेलखंड और ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है इनकी क्रांति को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। बुंदेलखंड, और क्योंकि लगभग जो घटनाक्रम रहा था दोस्तों वो सेम रहा था, समान, तो हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कि ग्वालियर और बुंदेलखंड में जो 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्वालियर में जो शुरुआत हुई है 1857 की क्रांति की वो कब हुई है, तो वो हुई है 14 जून 1857 को। कैसे होती है शुरुआत? 14 तारीख को क्या होता है कि मुरार छावनी में कुछ सैनिक जो होते हैं, कुछ भारतीय सैनिक जो होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, अंग्रेजों के बंगले जला देते हैं और वहाँ पे सारा जो चीज़ें होती है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों को जला करके राख कर देते हैं और विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं वहाँ पर ग्वालियर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख दीजिए मुरार छावनी। ठीक है, ये आप लोगों को डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक यहाँ पे जो मुरार छावनी में जो पॉलिटिकल एजेंट रहता है उनका नाम है मैकफर्सन। क्या नाम है? मैकफर्सन। अब ये जो मैकफर्सन है, ये जैसे ही यहाँ पे आक्रमण होता है तो ये मैकफर्सन भाग करके कहाँ चले जाता है? फूलबाग महल में। अब ये महल भी आपको याद रखना है क्योंकि ये महल उस टाइम पे अंग्रेजों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। क्यों था? क्योंकि ये जयाजीराव सिंधिया का महल है। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। किसका महल है ये? जयाजीराव सिंधिया, जो उस टाइम सिंधियाओं के राजा है। अब ये जयाजीराव सिंधिया का महल है फूलबाग, यहाँ पे मैकफर्सन अपने जो परिवार है उसके साथ में यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे जाने के बाद इसको जो है मैकफर्सन को आगरा पहुँचा दिया जाता है। आगरा किसकी मदद से पहुँचता है? ये बलदेव सिंह इसकी मदद करते हैं आगरा पहुँचने में। कौन मदद करते हैं? बलदेव सिंह, ठाकुर बलदेव सिंह। यहाँ का शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ठाकुर बलदेव सिंह इसकी मदद करते हैं और मैकफर्सन वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट होता है। अब आगे क्या होता है कि शिवपुरी में भी आप लोगों को पता है कि शिवपुरी में भी विद्रोह चालू हो जाता है और शिवपुरी में क्या होता है कि नरवर के राजा अपना खोया हुआ राज्य पाने के लिए, नोट करके लिख लीजिए, यहीं पे नोट करके लिख लीजिए कि शिवपुरी में नरवर के राजा भी विद्रोह कर देते हैं। क्या लिखेंगे? शिवपुरी में नरवर के राजा जैसे ही मौका मिलता है उनको तो वो भी विद्रोह कर देते हैं, नरवर के राजा। और वो किस लिए विद्रोह करते हैं दोस्तों? वो अपना खोया हुआ राज्य जो सिंधिया ने उनसे ले लिया था उसको पाने के लिए वो विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, अब
अब एक छोटा सा घटनाक्रम मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंदौर में क्या हुआ था। इंदौर में आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई को शहादत खां विद्रोह कर देता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब क्या होता है, शहादत खां इंदौर से विद्रोह करने के बाद अपनी सेना को लेकर के दिल्ली के लिए निकलता है, और जब दिल्ली के लिए निकलता है तो ग्वालियर में आके रुकता है। ग्वालियर की सेना जो विद्रोह होती है और इंदौर की सेना दोनों मतलब मिल जाती है ग्वालियर में आकर के। लेकिन ग्वालियर की सेना का मत ये रहता है कि हम सिंधिया राजा जो है उनकी अनुमति लेने के बाद ही दिल्ली जाएंगे, तो वो ग्वालियर की सेना वहाँ अनुमति के लिए रुक जाती है। लेकिन शहादत खां ये कहता है कि नहीं, हमें दिल्ली चलना चाहिए। अब शहादत खां 2 महीने तक तो वहाँ वेट करता है कि ठीक है देख लेते हैं, सिंधिया राजा है उनके पास प्रस्ताव भिजवाता है कि भाई साहब मिल लीजिए, लेकिन राजा नहीं मिलते हैं। जब राजा नहीं मिलते हैं और शहादत खां का जो धैर्य रहता है उसकी सीमा पार हो जाती है, तो वो वहाँ से दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंदौर की सेना है, इंदौर की सेना वो चली जाती है कहाँ, दिल्ली। किसके नेतृत्व में चली गई है, शहादत खां के नेतृत्व में, ठीक है। और एक और जो सेना है जो ग्वालियर के विद्रोहियों की सेना है, कहाँ की, ग्वालियर के विद्रोही की सेना, तो वो ग्वालियर में ही रुकी हुई होती है अनुमति के लिए सिंधिया की, लेकिन फिर भी उनको सिंधिया की अनुमति नहीं मिलती। फिर जब आगे आप देखेंगे कि जब तात्या टोपे आते हैं तो तात्या टोपे इन सैनिकों को, ग्वालियर के सैनिकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो ये सेना, ग्वालियर की सेना किसके तरफ हो जाती है, तात्या टोपे के तरफ, तात्या टोपे। वैसे भी ये सेना जो है वो एक उचित नेता की तलाश कर रही थी, और इनको सबसे अच्छे नेता के रूप में कौन मिल जाते हैं, तात्या टोपे। तो ग्वालियर की सारी सेना उनके तरफ, जो भी भारतीय सैनिक थे जो विद्रोह की जिन्होंने शुरुआत की थी 14 जून को, वो सारे सैनिक तात्या टोपे के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि एक और तथ्य आपको याद रखना है, क्या होता है कि 2 लोग पूरे मध्य भारत की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये 2 घटनाक्रम आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब 2 लोग पूरे मध्य भारत का जो विद्रोह है उसके दमन की जिम्मेदारी ले लेते हैं। कौन कौन 2 लोग हैं वो, उनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है ह्यूरोज और एक है स्टुअर्ट। ये 2 लोग कहते हैं कि हम पूरे मध्य भारत में जो 1857 की क्रांति चल रही है इसका दमन कर देंगे, और ये लोग दमन की शुरुआत झांसी से करते हैं। अब जैसे ही ये लोग झांसी पहुंचते हैं तो झांसी में ये लोग विद्रोह मतलब वहाँ पे आक्रमण करते हैं। अब वहाँ पे जब आक्रमण करते हैं झांसी की रानी पे, तो 4 अप्रैल 1858, साल बदल चुका है, 1857 की जगह अब 1858 में हम आ चुके हैं। 1858 में 4 अप्रैल को आक्रमण करते हैं ये झांसी पे, दिख रहा है यहाँ तक का। 4 अप्रैल को ये लोग 4 अप्रैल 1858 को झांसी पे ये लोग आक्रमण करते हैं। अब क्या होता है कि झांसी की जो सेना है वो तैयार नहीं होती है युद्ध के लिए अच्छे से, तो वो हारने की स्थिति पर आ जाती है। और जब झांसी की सेना हारने की स्थिति में आ जाती है तो ये क्या करते हैं, यहाँ से रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब और मोरोपंत और लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ, इतने लोगों के साथ वहाँ से पलायन कर जाती है। वहाँ से वो ग्वालियर की तरफ निकल पड़ते हैं। कौन कौन लोग निकल गए, एक तो आपकी झांसी की रानी, उनका पुत्र और मोरोपंत जो उनके पिताजी है, और राव साहब। अब दोस्तों यहाँ पे एक और दुखद घटनाक्रम हो जाता है कि जो मोरोपंत है वो रास्ता भटक जाते हैं, और रास्ता भटक करके वो दतिया पहुँच जाते हैं। अब दतिया के जो राजा है वो अंग्रेज़ों के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो अंग्रेज़ों के सपोर्टर है तो वो क्या करते हैं कि वो उन्हें अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर देते हैं, और अंग्रेज मोरोपंत को झांसी में ले जा करके फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो मोरोपंत यहाँ से आगे नहीं जा पाते हैं, मोरोपंत यहाँ से आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दतिया के राजा कौन है, बलदेव मोदी, ठीक है। तो ये जो बलदेव सिंह, जो यहाँ पे भी जिन्होंने मदद की थी, अभी किसकी मदद की थी, मैकफर्सन की जिन्होंने मदद की थी, कहाँ पहुँचने में, आगरा पहुँचने में, यही बलदेव सिंह मोदी है जो मोरोपंत जब दतिया पहुँचते हैं तो वहाँ से उनको अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर देते हैं, और अंग्रेज उन्हें झांसी ले जाकर फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब रानी और उनके पुत्र और राव साहब आगे की यात्रा शुरू करते हैं, और आगे वो लोग कालपी में पहुंचते हैं दोस्तों।
कालपी में युद्ध होता है और कालपी में युद्ध के बाद कालपी में युद्ध होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि रानी और ये सब निकल के कालपी में पहुंचते हैं। कालपी में युद्ध होता है ह्यूरोज से। ह्यूरोज पर ये कड़ा आक्रमण करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इनको हार का सामना करना पड़ता है। और जैसे ही ये अपनी हार निश्चित पाते हैं तो ये अपनी योजना में बदलाव करते हैं और वहाँ से पलायन कर जाते हैं और वहाँ से ये लोग ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं। तो कालपी में युद्ध होता है और इस युद्ध में तात्या टोपे भी इनके सहयोगी रहते हैं। अब क्या है कि ये सब लोग छुप करके ग्वालियर के किले पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। अब आप लोगों को ये पता है कि ग्वालियर की सेना को पहले ही तात्या टोपे अपने नियंत्रण में ले चुके हैं, लेकिन कुछ विद्रोही सैनिक वहाँ पे फिर भी बचे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को छद्म वेश में, मतलब साधु बना करके ग्वालियर पहुँचाते हैं ताकि जो बचे हुए सैनिक हैं उनको भी अपने पक्ष में लिया जा सके। तो तात्या टोपे क्या करते हैं कि छद्म वेश में कुछ लोगों को ग्वालियर पहुंचाते हैं। छद्म वेश में कुछ लोगों को ग्वालियर पहुंचाते हैं और वहाँ के जो विद्रोही सैनिक हैं उनको भी अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं और जस्ट मतलब थोड़े दिन बाद ही सारे सैनिक उनके पक्ष में हो जाते हैं। अब जैसे ही मौका देखते हैं ये लोग कि सारे सैनिक अपने पक्ष में हो चुके हैं, तो 1 जून को क्या करते हैं कि किले पर, ग्वालियर पर आक्रमण कर देते हैं। ग्वालियर पर आक्रमण कर देते हैं। अब ग्वालियर पर एक साइड तो दोस्तों सिंधिया की सेना है और एक साइड तात्या टोपे और झांसी की रानी की सेना लगी हुई है। अब देखिएगा कि झांसी की रानी की सेना यहाँ पे कम है, सिंधिया की सेना ज़्यादा है, लगभग बराबर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब लोग देखते हैं कि झांसी की रानी स्वयं 1857 की क्रांति में भाग ले रही है और स्वयं सिंधिया की सेना से युद्ध कर रही है, तो सिंधिया की सेना के कुछ लोग झांसी की रानी की सेना के साइड शामिल हो जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे करके सिंधिया की सेना पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और सारे लोग इधर शामिल हो जाते हैं। अब युद्ध का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सारी सेना तो एक ही तरफ है, तो एक तरफ से लड़ेगा कौन? अकेले बचते हैं महाराज और महाराज के 2-3 चाटुकार, तो ऐसे ही बचते हैं और वो लोग भी वहां से भाग जाते हैं। और वो वहां से भाग करके कहाँ जाएंगे? यही फूलबाग महल, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्वालियर में सबसे जो सेफ स्थान माना जाता था फूलबाग महल को, तो वो भाग करके फूलबाग महल जाते हैं और वहां से वो लोग भाग करके आगरा चले जाते हैं। तो ये था। अब इसका आप लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद की कहानी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कितने टाइम तक ग्वालियर में रही रानी। क्या होता है दोस्तों कि 1 जून को जो युद्ध होता है उसके 1-2 तथ्य और लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि 1 जून को युद्ध हुआ सिंधिया के राजा और एक साइड कौन है आपके? झांसी की रानी, तात्या टोपे जी और राव साहब। तो ये सारे लोग युद्ध करते हैं और आप लोगों को मैंने बताया कि सारी जो सेना है रानी की तरफ शामिल हो जाती है, रानी की ओर शामिल हो जाती है और सिंधिया राजा अकेले होते हैं और उनके साथ एक इनके दीवान होते हैं दिनकर राव। तो यहाँ से मौका पाकर ये लोग कहाँ भाग जाते हैं? फूलबाग महल। सिंधिया और इनके साथ जो दिनकर राव होते हैं ये लोग यहाँ से मौका पाकर के फूलबाग महल भाग जाते हैं और फूलबाग महल से ये लोग कहाँ चले जाते हैं? आगरा। यहीं आप लोगों ने यदि थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधिया के राजा कहाँ भाग जाते हैं? आगरा। तो इसी युद्ध के बाद भागते हैं जब कब्जा हो जाता है ग्वालियर पे किसका? झांसी की रानी का। अब 2 जून इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। 2 जून 1858 हो चुका है और इस तारीख को 1 जून को युद्ध हुआ, 31 मई को युद्ध हुआ और 2 जून को प्रवेश करती है सारी सेना कहाँ? ग्वालियर के किले में। बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे से ये सारी जो झांसी की रानी की सेना है वो ग्वालियर के किले में प्रवेश करती है, जिसमें तात्या टोपे, राव साहब, ये सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पे ये सेना लगभग 6-7 महीने तक अपना शासन संभालती है और पूरे भारत में किसी को भी आसानी से, अंग्रेजों को किसी को विश्वास नहीं होता है कि ग्वालियर के किले पर झांसी की रानी का कब्जा हो गया है। लेकिन ये यहाँ पे रहती है, यहाँ पे बाकायदा जो है उनका शासन चलता है 6-7 महीने तक और ये
यहाँ पे रहती है। अब ह्यूरोज मन में विचलित हो चुका है, क्योंकि ह्यूरोज ने किस चीज़ का प्रभार लिया है कि मध्य भारत से, सेंट्रल इंडिया से पूरा जो विद्रोह के दमन की जिम्मेदारी वो मेरी है, ह्यूरोज की है। तो ह्यूरोज का मन घबराता है, वो सोचता है किसी तरीके से ग्वालियर के किले को खाली करवाया जाए। तो ह्यूरोज प्लानिंग करता है कि ग्वालियर के किले को खाली करवाना है। और कैसे करवाता है ये, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे 2 जून को जब ये कब्जा करते हैं तो इनका एक खजांची होता है दोस्तों, सिंधिया का खजांची होता है अमरचंद भाटिया। क्या नाम है? अमरचंद भाटिया। तो ये खजांची तो है, ये खजाने का जो खजाना संभालने वाला व्यक्ति है, इसको क्या करते हैं कि राव साहब कहते हैं कि सारे सैनिकों को 5 माह का वेतन दो। तो ये सारा जो खजाना है वो उनके वेतन में लुटा देता है। बाद में देखेंगे कि अमरचंद भाटिया इनको फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अब देखिए आगे की कहानी में क्या होता है कि ह्यूरोज ने पूरी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ग्वालियर के किले में झांसी की रानी का शासन हो गया है। तो ये क्या करेगा, ह्यूरोज 16 जून को, कितनी तारीख को? 16 जून को, डेट को 16 जून याद रखिएगा, 16 जून 1858 को अपनी पूरी शक्ति के साथ मुरार पर आक्रमण करता है और मुरार पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो जाता है। मुरार छावनी जो है वहां पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो जाता है। तो कौन आक्रमण कर रहा है यहाँ पे? ह्यूरोज आक्रमण कर रहा है। अब देखिए 16 जून को इसने आक्रमण किया है। अब जो रानी होती है वो यहाँ से जो मतलब धीरे से निकल जाती है और पीछे से इनको निकाल लिया जाता है, रानी को सुरक्षित। अब झांसी की रानी भी युद्ध के लिए तैयार थी। एक और युद्ध होता है, कहाँ पे एक और युद्ध होता है? कोटा सराय में 17 जून को, लगभग 17 जून 1858 को कोटा सराय में, कहाँ पर? कोटा सराय में एक और युद्ध होता है। और इस युद्ध में सारे लोग शामिल होते हैं, तात्या टोपे जी, ठीक है, राव साहब, और ये युद्ध होता है। और झांसी की रानी, जो आपकी झांसी की रानी है। तो ये सारे लोग ह्यूरोज से युद्ध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी सेना कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे हथियार है, सारी चीज़ें हैं, तोपें हैं। तो धीरे धीरे इनकी सेना कमज़ोर पड़ने लगती है और तात्या टोपे और जो रानी है वो यहाँ से आगे निकल जाते हैं। जब यहाँ से आगे निकल जाते हैं तो झांसी की रानी का पीछा ह्यूरोज करता है। और जब झांसी की रानी जो है घायल अवस्था में तो वो रहती ही है। और एक और यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा कि झांसी की रानी की एक सेविका रहती है सुंदरी। तो सुंदरी की भी यहीं पर इसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और झांसी की रानी भी घायल हो जाती है यहाँ पर भी, लेकिन घायल होने के बाद भी वो लड़ते रहती है, उनकी तलवार से अंग्रेजों को वो मारते रहती है। और एक और ये भी मिलता है कि सुंदरी को जिस अंग्रेज के द्वारा मारा जाता है, उस अंग्रेज को झांसी की रानी घायल होने के बाद भी उस पर आक्रमण करती है और उसे मार गिराती है। तो दोस्तों इतनी बहादुर थी झांसी की रानी। अब उसके बाद भी घायल अवस्था में वो आगे निकलती है और आगे जब एक जंगल में वो पाती है, मतलब एकदम घायल हो जाती है और उनकी स्थिति नहीं संभल पाती, तब 18 जून को 1858 को उन्हें भी जो है युद्ध में वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो है दोस्तों झांसी की रानी की कहानी। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से युद्ध शुरू हुआ था 1 जून से और बात आ गई है 18 जून तक। अब इसके बाद झांसी की रानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन तात्या टोपे यहाँ से निकल जाते हैं और वो लगभग 1 साल तक और युद्ध को जारी रखते हैं। देखते हैं तात्या टोपे ने आगे किस प्रकार युद्ध को जारी रखा। अब दोस्तों क्या होता है कि तात्या टोपे वहां से निकल जाते हैं और वहां पर 20 जून को, कितनी तारीख को? 20 जून 1858, 20 जून को पूरी तरीके से ग्वालियर के किले पर ह्यूरोज अपना कब्जा जमा लेता है और सिंधिया राजा को वापस से वहां पर बिठाल दिया जाता है। सिंधिया राजा कौन है आपके? जयाजी राव। तो जयाजी राव को वापस से ग्वालियर के किले पर बिठाल दिया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर एक और तथ्य कि जो अमरचंद भाटिया थे, अमरचंद जो आपके खजांची व्यक्ति थे, इन्हें पूरे बाजार के सामने, वहाँ का एक सराफा बाजार है, तो पूरे बाजार के सामने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, नीम के पेड़ से टांग दिया जाता है और कई दिनों तक लटका रहने दिया जाता है, ताकि जनता के मन में खौफ का माहौल रहे कि अंग्रेजों से यदि आप युद्ध करेंगे तो इस तरीके का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके का उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। अब ये अमरचंद भाटिया, इन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन पे राजद्रोह का मुकदमा चलता है। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि जो तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे निकल गए हैं वहाँ से। अब तात्या टोपे कई वर्षों तक, 1 या 2 सालों तक लगभग गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तात्या टोपे निकल करके होशंगाबाद जाएंगे, होशंगाबाद से वो नर्मदा, तात्या टोपे यहाँ पे लिख लीजिए, तात्या टोपे कहाँ कहाँ गए ये देखिए। अक्टूबर के लगभग में, अक्टूबर 1858 में ये होशंगाबाद पहुंचते हैं और वहाँ से सहायता मांगते हैं और वहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते हैं। कहाँ? होशंगाबाद। और वहाँ से नर्मदा नदी पार करके नीचे जाते हैं, भोसले राजा की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हें सहायता उस तरीके की प्राप्त नहीं होती है, भोसले से सहायता नहीं प्राप्त होती है इन्हें। अब ये वापस से खंडवा खरगोन होते हुए वापस से नर्मदा नदी पार करते हुए वापस से मालवा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनका जो अंतिम युद्ध होता है दोस्तों, ये जरूर याद रखना है आपको, इनका जो अंतिम युद्ध होता है वो होता है बड़ौदा में। कहाँ पे होता है? सॉरी, इनका अंतिम युद्ध होता है सीकर राजस्थान में। तात्या टोपे का अंग्रेजों से जो अंतिम युद्ध है वो होता है कहाँ पे? सीकर राजस्थान में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसकी जो डेट है अंतिम युद्ध की वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 18 जनवरी 1859। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके कुछ दिन बाद ही इसके जो है ये पकड़ा जाते हैं। कैसे पकड़ाते हैं उसकी भी कहानी है कि क्या होता है कि मान सिंह राजा रहते हैं शिवपुरी में। कौन से? नरवर के राजा मान सिंह। कौन होते हैं? नरवर के राजा मान सिंह। अब ये तात्या टोपे के बहुत अच्छे मित्र होते हैं मान सिंह। अब देखिए, जब भी, वैसे तो तात्या टोपे नहीं पकड़ पा रहे थे, तात्या टोपे को अंग्रेज नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन क्या होता है कि नरवर के राजा मान सिंह उनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं तात्या टोपे के, उनके साथ उठना बैठना सारी चीज़ें, वो साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। लेकिन अंग्रेज जब अपनी सामने वाली चालों में सफल नहीं हो पाते हैं तो वो क्या करते हैं? कूटनीति अपनाते हैं। और उन्होंने क्या किया? नरवर के राजा मान सिंह को लालच दिया कि हम आपको आपका राज्य सिंधिया से लौटा देंगे। जैसे ही ये लालच दिया तो मान सिंह तैयार हो गए और उन्होंने तात्या टोपे को जो है वो पकड़वा देते हैं और लगभग अप्रैल 1858 में तात्या टोपे अंग्रेजों को पकड़ में आ जाते हैं। अप्रैल 1858, 4 या 5 या 6 अप्रैल के लगभग में। और इन्हें भी 18 अप्रैल 1858 को शिवपुरी में बीज बाजार में एकदम इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब ये फांसी पे इन्हें चढ़ा दिया गया, ये लटका दिए गए, तो वहाँ की जो जनता थी वो एकदम मतलब भावुक हो गई और लोग आते थे, उनके पैर छूते थे और जाते थे। इस तरीके के महान क्रांतिकारी थे हमारे तात्या टोपे। ये उनकी कहानी थी। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो किस तरीके से निकले और झांसी की रानी का उन्होंने साथ दिया। तो ये दोस्तों आप लोगों ने झांसी की रानी और तात्या टोपे की कुर्बानी को देखा और यह देखा कि किस तरीके से 1857 की क्रांति में उनकी भूमिका रही। आज भी जो लाइनें हैं वो आप लोगों को याद होगी कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हीरोज का एक कथन भी है उनके बारे में। वो कहा था कि जो 1857 की क्रांति में जितने भी वीर लड़े उसमें झांसी की रानी एकमात्र मर्द थी। तो इस तरीके के उनके बारे में कथन दोस्तों कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विस्तार है
क्रांति का हो रहा है। अब जबलपुर वाले क्षेत्र में, आपने ग्वालियर की क्रांति को समझा, अब हम जबलपुर वाले क्षेत्र में क्रांति किस तरीके से हुई इस पर चर्चा करते हैं और इसकी कहानी को देखते हैं। देखिए क्या हुआ जबलपुर में। वैसे तो जबलपुर में क्रांति की शुरुआत नहीं होना था, केवल एक छोटी सी घटना हुई थी, और वो घटना भी कब हुई थी? 15 जून 1857 को। वो घटना कुछ नहीं थी दोस्तों। क्या हुआ था, एक सिपाही जब आवेश में आ गया था तो उसने विद्रोह कर दिया था। एक सिपाही ने क्या किया था, थोड़ा आवेश में आ गया था वो, तो उसने अपने जो ऊपर के अधिकारी थे उनको गोली मार दी थी, और इस तरीके से वो मतलब बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने उसे पागल घोषित कर दिया, और पागल घोषित करके उसे बनारस भेज दिया जाता है। और वहाँ से बाद में जो है उसके पागलपन का कहते हैं कि डॉक्टरों ने ठीक हो गया है, ठीक कर दिया, इस तरह की कहानी मिलती है, और बाद में उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस घटना के अलावा बहुत टाइम तक इस क्षेत्र में कोई भी क्रांति नहीं हुई। हालांकि वहाँ के अंग्रेजों अधिकारियों को बहुत आशंका थी कि कभी भी क्रांति हो सकती है, इसलिए सारे लोग सतर्क थे, क्योंकि जो अंग्रेज है वो तो कुछ ही लोग हैं, तो उनको सतर्क होना पड़ता था। क्योंकि यहाँ पे जो 1857 में क्रांति चल रही है वो भारतीय सैनिक कर रहे हैं जो अंग्रेजी सेना में है। अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक है वो क्रांति कर रहे हैं, तो सारे अंग्रेज सतर्क रहते थे कि कभी भी किसी भी वक्त क्रांति हो सकती है। कहते हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि कई जो रेजिमेंट थी वहाँ पे रात रात भर कुछ अंग्रेज अधिकारी पहरा देते थे, सो नहीं पाते थे। तो इस तरीके की भी कहानियाँ मिलती है सुनने को, क्योंकि क्रांति इतनी ज़बरदस्त होती थी कि लोग जाते थे और सीधा आग के हवाले कर देते थे उनके बंगलों को, उनकी जो जहाँ पे छावनी होती थी उसको। अब देखते हैं कि जबलपुर में क्या हुआ। जबलपुर में क्या हुआ, एक तो ये 15 जून की छोटी सी घटना जो मैंने बताई, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों में जो था उत्साह तो भरपूर था, लेकिन उन्हें नेता नहीं मिल रहा था। अब नेता मिला उन्हें बहुत ही उत्साहवर्धक, और वो नेता कौन था? शंकर शाह। कौन था दोस्तों? शंकर शाह। आप लोग शंकर शाह को जानते होंगे कि शंकर शाह जो थे ये रानी दुर्गावती के जो गोंड राजवंश था उनके वंशज थे ये। तो रानी दुर्गावती के वंशज के रूप में जो वहाँ की जबलपुर की जनता थी उन्हें एक अच्छा राजा मिल गया। अब उस टाइम क्या था, शंकर शाह जो थे वो पेंशनर थे, और इन्हें 3 गांवों की जागीर दी गई थी। क्या मिली थी इन्हें? 3 गांव की जागीर मिली थी, और जितना भी वहाँ से राजस्व होता था उससे ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इनके मन में हमेशा से था कि इन्हें अंग्रेजों से बदला लेना है। ये अंग्रेजों के हमेशा से विरोधी रहे थे। अब शंकर शाह क्या करते हैं दोस्तों कि आसपास के जो ठाकुर राजा, लोधी राजा है, उनको अपनी योजना के बारे में बताते हैं, और ये प्लानिंग करते हैं कि हम लोग मुहर्रम के दिन, किस दिन? मुहर्रम के दिन जो छावनी है वहाँ पर आक्रमण करेंगे। तो मुहर्रम के दिन इनकी योजना बनती है कि मुहर्रम के दिन हम जो है आक्रमण करेंगे छावनी पर, और सारे जो आसपास के जो ठाकुर मालगुजार है, जागीरदार है, लोधी राजा जो है छोटे छोटे, उनको अपनी ओर मिला लेते हैं। ये तो प्लानिंग हो जाती है इनकी। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो मतलब उनसे ये मतलब सारी जो सही चीज़ चल रही होती है उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो कुछ लोग इनमें से ही कपट कहना चाहिए, धूर्त होते हैं, जो क्या करते हैं इनकी योजना को जाकर के अंग्रेज को बता देते हैं। अब वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी है उनका नाम है कप्तान क्लार्क। तो कप्तान जो क्लार्क है उनको इनकी सूचना मिल जाती है। किसकी? कि जो है शंकर शाह विद्रोह करने वाले हैं। जैसे ही कप्तान क्लार्क को सूचना मिलती है शंकर शाह की, वो शंकर शाह के घर पर आक्रमण कर देते हैं, या उनके घर पर पहुंच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। वहां पे उनके बेटे भी होते हैं, उनके पुत्र का नाम होता है रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह को कप्तान क्लार्क गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन कौन? शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह। और कहते हैं कि वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ऐसे सबूत मिलते हैं, ऐसी चिट्ठियाँ मिलती है जिससे उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। जहाँ पे वो सोए हुए होते हैं ना शंकर शाह, उसके तकिए के नीचे, उनके तकिए के नीचे भी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की बहुत सारी जो छल नीतियाँ हैं उनके बारे में कहा होता है। जब ये कप्तान क्लार्क को मिलती है
तो ये एक इनसे बड़े हुए मेजर होते हैं अर्शकीन, वहाँ तक भी पहुँचाते हैं चिट्ठियाँ, और अर्शकीन जो होते हैं वो उनका ट्रांसलेट भी करवाते हैं। तो इस तरीके से ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो कप्तान क्लार्क हैं उनके पकड़ में आ जाते हैं। अब इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें फांसी नहीं दी जाती है। इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें तोप के मुंह के सामने रखकर उड़ा दिया जाता है। जब इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं बाद में कि ऐसा क्यों किया गया, कि जब भाई किसी को भी आपने पकड़ा है तो आप उसे फांसी दीजिए, मुकदमा चलाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो होते हैं अंग्रेज यह जवाब देते हैं कि फांसी का जो फंदा है वो लगाने में टाइम बहुत जाता और विद्रोही इतने ज़्यादा वो हो चुके थे कि हमें इन्हें उड़ाना जरूरी था। इस तरीके के जवाब देके और वो चीज़ों को टाल देते हैं। लेकिन जो भी हुआ दोस्तों बहुत गलत हुआ, लेकिन इस जो गलती है इसका फ़ायदा वहाँ की जनता को मिलता है, या कहना चाहिए कि 1857 की क्रांति को मिलता है, कि वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं इस दृश्य को देख करके एकदम से उनके मन में जो राष्ट्रवाद की भावना है, देश के प्रति जो भावना है वो पैदा हो जाती है और सारे लोग 1857 की क्रांति में जो है शामिल हो जाते हैं। और इसी का प्रभाव अभी हम आगे देखेंगे कि जो अवंती बाई है इस घटना का प्रभाव उन पर भी पड़ता है और वो भी इस क्षेत्र में विद्रोह करती है। तो ये दोस्तों जो है ये कहानी होती है किसकी, शंकर शाह की। यहाँ पे एक और फैक्ट लिख देता हूँ मैं कि इसके बाद इनको जब तोप के मुंह मतलब उड़ा दिया जाता है, तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे 52वीं रेजिमेंट का विद्रोह होता है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे 52वीं जो रेजिमेंट होती है उसका विद्रोह शुरू हो जाता है जबलपुर वाले क्षेत्र में। तो इतना सा है इनकी कहानी कि शंकर शाह थे, 3 गांव की जागीरदारी थी इनके पास। मुहर्रम के दिन ये योजना का प्लान करते हैं, लेकिन इसकी सूचना कप्तान क्लार्क को मिल जाती है और वो इस प्रकार से इन्हें जो है तोप के मुंह के बांध कर और उन्हें उड़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इनका विद्रोह था जबलपुर वाले क्षेत्र में। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे हम एक और तथ्य याद रखिएगा जबलपुर का, कि इसको एक काम करिए, इसको मिटा देता हूँ, फिर हम आगे की कहानी पर बात करते हैं। अब दोस्तों देखिए जबलपुर में एक जो है ठाकुर सरजू प्रसाद, इनकी कहानी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही शंकर शाह और रघुनाथ शाह की खबर इनको पहुंचती है तो ये क्या करते हैं, ये पहली चीज़ तो ये मात्र 17 वर्ष की आयु में होते हैं। कितने वर्ष के हैं ठाकुर जो आपके हैं सरजू प्रसाद, ये मात्र 17 वर्ष के होते हैं। और जैसे ही इन्हें शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी मिलती है तो ये वहाँ का एक तहसीलदार होता है जबलपुर का, उसका नाम होता है मीर साबित अली। तो ये उसको तहसीलदार की हत्या कर देते हैं, तहसीलदार की हत्या कर देते हैं। और जैसे ही हत्या करते हैं तो इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये भाग जाते हैं वहाँ से और भाग करके ये फ़कीर बन जाते हैं। अब इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए दोस्तों कि क्या हुआ एक्चुअल में। जो ये राजा थे ये बने कैसे ठाकुर सरजू प्रसाद, कि इनकी कहानी ऐसी है कि 1826 में लगभग मैहर राज्य था और मैहर राज्य में जो है एक ठाकुर प्रसाद सिंह का शासन हुआ करता था, ठाकुर दुर्जन सिंह का। यहाँ पे ठाकुर दुर्जन सिंह का शासन हुआ करता था और 1826 में क्या होता है कि ठाकुर दुर्जन सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके 2 पुत्र होते हैं, एक तो प्रयागदास सिंह और दूसरे होते हैं आपके विष्णु सिंह। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि प्रयागदास सिंह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा शासन कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है लगभग 1845 में। और तब जो है 1845 में जो ठाकुर सरजू सिंह जो है ठाकुर सरजू प्रसाद, ये मात्र 5 वर्ष के होते हैं और इन्हें शासन की बागडोर संभालना पड़ता है। और जैसे ही 1857 की क्रांति आती है तो इनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना तो रहती ही है और ये इस प्रकार से विद्रोह कर देते हैं। बाद में जब ये भाग के फ़कीर बन जाते हैं और बाद में जब अंग्रेजों के द्वारा इन्हें ढूंढा जाता है तो 1864 के लगभग में दोस्तों इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। कब?
1864 में, जब ये मिल जाते हैं अंग्रेजों को। तो ये इतनी सी इनकी कहानी है कि ठाकुर सरजू प्रसाद किस क्षेत्र से थे, जबलपुर क्षेत्र से थे, जिनका संबंध किस राज्य से है, तो मैहर राज्य से है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जो कहानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं वीरांगना जो रानी अवंतीबाई। देखिए जबलपुर वाले क्षेत्र में ही जो रामगढ़ वाला क्षेत्र था, जहाँ पे कुछ गांवों को मिला करके एक छोटी सी रियासत थी, जिन पर जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे वहाँ के राजा, उनका शासन हुआ करता था, और उन्हीं की पत्नी का नाम अवंतीबाई था। उनके एक पुत्र भी होते हैं विक्रमजीत सिंह, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें शासन की बागडोर नहीं दी जाती है। अब अंग्रेज लोग तो इस मौके का फायदा देखते ही रहते हैं कि कौन है, किसका पुत्र नहीं हो रहा है, और फट से उसका राज्य हड़प लेते हैं। तो जैसे ही उन्हें अंग्रेजों को इसकी सूचना मिलती है, वो वहाँ पर एक तहसीलदार की नियुक्ति कर देते हैं अंग्रेज। कहाँ पर? रामगढ़ में। अब रामगढ़ की रानी जो है अवंतीबाई, वो उस तहसीलदार को वहाँ से भगा देती है, क्योंकि वो एक योग्य महिला है, वो योग्य महिला है, वो विज्ञ महिला है, उन्हें सारे शासन की जानकारी है, वो शासन संभाल सकती है। तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे मेरे जो राज्य है वहाँ पे कोई अंग्रेज हस्तक्षेप करे। तो वो वहाँ से उस तहसीलदार को भगा देती है। जब भगा देती है तो अंग्रेजी सेना वहाँ पे आक्रमण करती है, और वहाँ पर आक्रमण करती है तो अवंतीबाई जो होती है बहुत ही बहादुरी से युद्ध करती है, लेकिन जब देख लेती है कि हारने की स्थिति है तो वो स्वयं में ही तलवार घोंप लेती है, और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके की रानी जो अवंतीबाई है उनकी कहानी। कुछ की पॉइंट आप लिख लीजिए तो आप लोगों को ये कहानी जो है याद रहेगी। पहली चीज़ तो ये कि कहाँ वाला क्षेत्र है आपका, तो रामगढ़ ये मंडला या गढ़ मंडला के पास का, या फिर जबलपुर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के राजा रहते हैं कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जिनका देहांत हो जाता है कब? 1850 में। लक्ष्मण सिंह, इनका देहांत हो जाता है 1850 में, और इनकी पत्नी होती है दोस्तों रानी अवंतीबाई। रानी जो कौन है? रानी, हाँ, अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। अब देखिए, पत्नी इनकी रानी अवंतीबाई, और इनके पुत्र जो है दोस्तों विक्रमजीत सिंह। पुत्र कौन है? विक्रमजीत सिंह। अब विक्रमजीत सिंह जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मानसिक रूप से कैसे है? अस्वस्थ है। अब कुछ नहीं, ये तथ्य आपको याद रखना है। कभी यदि इनके विद्रोह पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर एक तहसीलदार की नियुक्ति करते हैं, और उस तहसीलदार को जो आपकी रानी है, योग्य महिला है, विज्ञ महिला है, वो उस तहसीलदार को वहाँ से भगा देती है। जब वो उसको भगा देती है तो अंग्रेजी सेना वहाँ पर आक्रमण कर देती है, और किसके नेतृत्व में करती है उनका नाम आप लोगों को यदि रखो तो अच्छा होगा। उनका नाम होता है वार्टन। किसके नेतृत्व में दोस्तों? वार्टन के नेतृत्व में। वार्टन के नेतृत्व में, ठीक है। तो वार्टन के नेतृत्व में जो है आक्रमण होता है, और वहीं पे जब जो रानी अवंतीबाई है वो देख लेती है कि युद्ध हारने की स्थिति में है, और उनके पास कोई जो है विकल्प नहीं बचता है, तो वो अपनी तलवार स्वयं में ही घोंप लेती है, और वहीं पर उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। यहीं पे इनकी सहायिका की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके की जो है आपकी रानी अवंतीबाई की कहानी है। बहुत ही सरल है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, जो इनकी सहायिका का नाम रहता है वो रहता है गिरधारी बाई, और ये भी यहाँ पर जो है शहीद हो जाती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये थी रानी अवंतीबाई। अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों, अब आपने जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वहाँ की क्रांति देख ली है, जबलपुर वाले क्षेत्र की क्रांति देख ली है। अब कुछ जो जगह है वहाँ के मैं आपको जो नेता है उनके बारे में बता देता हूँ। फिर हम जो आगे की कहानियाँ हैं, जैसे इंदौर वाले क्षेत्र में और भोपाल वाले क्षेत्र में क्या हुआ 1857 में, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। जैसे
जो मंडला वाला क्षेत्र है वहाँ पर धूमा है, धूमा करके जगह है, तो वहाँ से विद्रोह जो किया था वो किया था आपके बहादुर सिंह और देवी सिंह ने नवंबर 1857 में। क्या नाम है? बहादुर सिंह और देवी सिंह। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। बहादुर सिंह और देवी सिंह ने किस क्षेत्र से विद्रोह किया था? धूमा वाले क्षेत्र से। और कब किया था वो भी याद रख सकते हैं आप, नवंबर 1857। ठीक है, अगली जो नरसिंहपुर वाला आप लोग जानते हैं कि नरसिंहपुर से एक मेहरबान सिंह थे। नरसिंहपुर, क्या नरसिंहपुर से किसने? मेहरबान सिंह ने। नरसिंहपुर से मेहरबान सिंह ने विद्रोह किया था। ये छोटे छोटे विद्रोह हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, कभी भी आपसे जोड़ी मिलाने के लिए ये पूछे जा सकते हैं। फिर आपका जो है सागर नर्मदा वाला जो क्षेत्र है, सागर नर्मदा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से दोस्तों शेख रमजान ने नेतृत्व किया था। शेख रमजान, और इनकी सहायता की थी आपके बानपुर के राजा ने, बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने, और शाहगढ़ के राजा बख्त बली ने। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखेंगे आप? इनकी भी छोटी छोटी कहानियां हैं, वो यदि आप कभी मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग आपको सुना देंगे। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखिए कि सागर नर्मदा क्षेत्र से शेख रमजान ने नेतृत्व किया था, और इनकी जो सहायता है वो बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बख्त बली ने की थी। और इसी 1857 की क्रांति में ही दोस्तों जो शाहगढ़ के राजा का जो सेनापति होता है बोधन दव्वा, वो सबसे पहले शहीद होता है। जब झांसी की रानी युद्ध करती है तो बोधन दव्वा, ये जो शाहगढ़ के राजा बख्त बली का सेनापति होता है, ये सबसे पहले शहीद यहाँ पर होता है। और ये विद्रोह कब हुआ था सागर नर्मदा क्षेत्र में? तो इसकी डेट है दोस्तों 1 जुलाई। कितनी तारीख? 1 जुलाई 1857। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 क्षेत्र मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए, और जो कुछ चीज़ें बची है इस विद्रोह के बारे में तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।